हेलो एवरीवन, आज हम लोग 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के लिए। ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। सेबी, आरबीआई एंड इरडा आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सैटेलाइट इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस या फिर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हम उन इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं जो किसी ना किसी सेक्टर को रेगुलेट या फिर सुपरवाइज करती हैं, कंट्रोल करने का काम करती हैं। इनका काम ये देखना होता है कि जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि बिजनेस फर्म्स हैं, वो पूरे लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से लॉ को तोड़ नहीं रहा है, कुछ गलत काम नहीं कर रहा है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती हैं ये। अब इसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, सेबी का पूरा नाम क्या है? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है। सेबी कब बनी थी? 12 अप्रैल 1988 को बनी थी। सेबी एक्ट कब पास हुआ था? 1992 में। और एप्लीकेबल कब से हुआ था? 30 जन 1992 को उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट है, यानी कि उस दिन से ये लागू हुआ था। सेबी से पहले कौन सी अथॉरिटी थी जो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती थी? तो उसका नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, सीसीआई। और कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 के तहत बना था। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक है। ये हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का जो जिम्मा है वो किसका है? आरबीआई का है। ये बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है। आरबीआई बनी थी 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुई थी। कौन से एक्ट के अंदर? आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। इरडा का पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है और ये बनी थी IRDAI एक्ट 1999 के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, it is the amount of revenue from sales which exactly equals the amount of expense. Option A shutdown point, B break even point, C profit point and D none. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे ना तो आपको कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस। क्वेश्चन नंबर 3, डैश कर्टल्स ऑल बेनिफिट इन सम पर्टिकुलर इशू। A restrictive policies, B regulatory policies, C facilitating policies या D none of the above. तो इसका आंसर है A restrictive policies। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज मेजरली 3 टाइप की होती है। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज को कहते हैं, ये पॉलिसीज तब बनाई जाती हैं जब गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है। जैसे कि गवर्नमेंट अगर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहती है और इसके लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है, तो इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेंगी? इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देंगी ताकि हम लोग उस इंपोर्टेड गुड्स का यूज ना करें। वो हमारे लिए महंगे हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड ना करके अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के गुड्स को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब गवर्नमेंट ऐसा करती है, हमारे बेनिफिट्स को कम करती है ताकि हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ना करें, रेस्ट्रिक्ट कर दे उस एक्टिविटी को, तो ऐसी पॉलिसीज को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। Question number 4, which of the following is not the feature of LLP? Option A, legal entity separate from partners, तो ये तो है उसका फीचर। LLP की जो एंटिटी होती है वो बिल्कुल उनके पार्टनर्स से अलग होती है, उसका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ऑप्शन बी, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। LLP में आपको पता है कि मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट है ही नहीं। ऑप्शन सी, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ LLP एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर, ये बिल्कुल सही है। LLP के अंदर पार्टनरशिप की तरह, पार्टनरशिप में क्या होता है ना, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी कि एक पार्टनर अगर कोई भी एक्ट करता है तो उस एक्ट से अगर कोई नुकसान होता है तो वो सभी पार्टनर्स को भरना पड़ता है। लेकिन LLP में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनर्स के बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता इन LLP। ऑप्शन डी क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इज एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी, तो क्लियरली यही इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी नहीं होती LLP के लिए। LLP के लिए जो एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और ROC एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी कंपनीज के लिए भी है।
LLP के बारे में कुछ और बातें। LLP कौन से एक्ट के अंदर गवर्न होती है? तो वो है LLP एक्ट 2008। LLP is regarded as hybrid form of corporate structure and partnership structure. हाइब्रिड फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? हाइब्रिड माने मिक्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको LLP के अंदर आपको कंपनी के बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म के, और आपको पार्टनरशिप फॉर्म के बेनिफिट्स भी इसमें दिखाई देंगे। कंपनी के बेनिफिट्स जैसे कि यही सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, नो लिमिट और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो आपको कंपनी में मिलते हैं वो आपको LLP में भी मिलेंगे। साथ ही साथ पार्टनरशिप का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके डिसाइड कर सकते हैं कि वो लोग कामकाज कैसे करेंगे, आपसी पार्टनर्स के राइट्स लायबिलिटीज क्या होंगे, कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर आप अपने आप एग्रीमेंट करके डिसाइड कर सकते हो। सेम गोज विद LLP, इंटरनल गवर्नेंस कैसे होगा वो पार्टनर्स अंडर LLP भी फ्लेक्सिबली एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको दोनों के बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which factor affect the demand for company's product? A political, B social, C economic and D legal. तो इसका आंसर है क्लियरली C, यानी कि इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एनवायरमेंट में हम क्या कुछ पढ़ते हैं? तो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, जो GDP है, GNP है, कंज्यूमर की इनकम, इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, तो ये सारे फैक्टर्स जो आपको पता है ये डायरेक्टली परचेजिंग पावर को इम्पैक्ट करते हैं। और अगर परचेजिंग पावर कम या ज्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप डिमांड करते हो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ और भी यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कि ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये आप ये जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं बेसिकली वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। और मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज होता है वो है आपका पीस्टल। पीस्टल का मतलब क्या है? P से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिक, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल, L से लीगल, एंड जो लास्ट वाला E है वो है आपका इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखेंगे, पहला E जो होता है वो इकोनॉमिक है और लास्ट वाला E जो है वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट बोलो या इकोलॉजिकल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? ये इसको आप जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी बिजनेस के लिए ये सेम ही होता है, पर ये ना इतना फास्ट चेंज नहीं करता और ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं करता, मतलब कि इतना डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। जबकि माइक्रो एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो बिल्कुल कंपनी के क्लोज पेरीफेरी में काम करता है। इमीडिएट एनवायरनमेंट आप इसे कहते हो, इसको आप इमीडिएट एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, और ये बेसिकली इसको स्टडी करने के लिए आप कॉस्मिक फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो। कॉस्मिक में C का मतलब है आपके कस्टमर्स, O इज ऑर्गेनाइजेशन, S इज योर सप्लायर्स, M इज मार्केट, I इंटरमीडिएटरीज एंड C इज योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, सो माइक्रो एनवायरनमेंट को आप स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए ये अलग अलग होता है। सभी कंपनीज के जो कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए सेम नहीं होता, पर मैक्रो एनवायरनमेंट को हम जनरल कहते हैं, यानी कि ये एनवायरनमेंट सबके लिए सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज द लोन वेयर द टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप। तो शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन के बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए आप कौन सा लोन लेते हो? तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेट फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग, क्लोजर टाइम या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो, आप क्लोजर टाइम तो आप ऐसे ही मतलब कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये ब्रिज है ना, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन के बीच का ब्रिज है ये। आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया था, वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब जब तक आपको लॉन्ग टर्म लोन मिले तो बीच में पैसे की कमी तो होगी ना, ये लोन कंप्लीट हो गया, ये लोन मिलने में भी समय है, तो इसके बीच का जो गैप है इसमें जो आपको कैश का प्रॉब्लम है वो फिल करने के लिए आप जो शॉर्ट टर्म लोन लेते हो उसे हम क्या कहते हैं? आपका ब्रिज फाइनेंसिंग, और इसी का दूसरा नाम क्या है? गैप फाइनेंसिंग। Question number 7, carrying forward of transaction from one settlement period to the next is called A बदला, B बीटा, C ब्लू चिप्स या D नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है A बदला ट्रांजेक्शन। देखो ये सभी टर्म्स जो है बीटा, बदला, ब्लू चिप्स और इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने अपनी वीडियोस में कवर किए हैं। तो अगर आपको इन टर्म्स को बहुत क्लियरली समझना है तो प्लीज रेफर ऑल दोस वीडियोस, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। Question number 8, a stock that provides a constant dividend and stable earning in the period of economic downturn। ऐसा स्टॉक जो आपको कंटिन्यूस डिविडेंड देगा
नो मैटर इकोनॉमी हमारी कैसा भी परफॉर्म कर रही हो, इकोनॉमी में बूम हो चाहे रेसेशन हो, आपके पास अगर डिफेंसिव स्टॉक है, आपके पास अगर डिफेंसिव स्टॉक है तो उस केस में क्या होता है ना कि आपको स्टेबल इनकम मिलती रहती है। तो इसका आंसर क्या है? डिफेंसिव स्टॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन डैश एंड देन मूव्ड टू मुंबई इन 1937। तो सेंट्रल ऑफिस, आरबीआई की सेंट्रल ऑफिस पहले कहाँ थी, जिसको बाद में मुंबई ले जाया गया, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया इन 1937। तो आज भी मुंबई में ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेड ऑफिस। तो वो पहले कहाँ थी? पहले दिल्ली में थी, कलकत्ता में, अहमदाबाद में या चेन्नई में? तो पहले थी वो कलकत्ता में। ठीक है, तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, RBI has been vested with the extensive power to control, supervise commercial banking system under A. Reserve Bank of India Act 1934, B. Banking Regulation Act 1949, C. Both A and B, or D none of the above। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। आरबीआई के पास जो ये पावर है ना कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का, वो पावर उन्हें कौन से लॉ से मिलता है? क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तो ये दोनों ही एक्ट हैं जो आरबीआई को ये पावर देती हैं। ईयर्स याद रखने आपको, आरबीआई एक्ट है 1934 की और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 की। क्वेश्चन नंबर 11, अ रिडक्शन ऑफ 45 बेसिस पॉइंट विल बी इक्वल टू हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन ए है 45%, बी 0.45%, सी 4.5% और डी है 450%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 0.45%। ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये कैसे हमने फाइंड किया? देखो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो आपको पता होगा कि 1 बेसिस पॉइंट जो है वो 1/100% के बराबर होता है। तो 45 बेसिस पॉइंट कितने परसेंट के बराबर होंगे? 45/100% के बराबर। तो 0.45% हो गया। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो 100 बेसिस पॉइंट होते हैं ना वो 1% के बराबर होते हैं। तो फिर 45 बेसिस पॉइंट कितने परसेंट के बराबर होंगे? आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी इसको आप निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? 45 इंटू 1% डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.45%। तो इस तरीके से आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा, आप कोई भी मेथड यूज करो। क्वेश्चन नंबर 12, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2002, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 2002, सी 14 अक्टूबर 2003, डी 20 अक्टूबर 2001। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है पर आ सकता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 14 अक्टूबर 2003। तो यहां से आपको ये भी पता चलेगा कि सीसीआई को बनाया किसने है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, सीसीआई कौन से एक्ट के अंडर बना है? तो वो एक्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से पहले जो एक्ट था उसका नाम था एमआरटीपी एक्ट 1969। और एमआरटीपी एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी थी जिसके पास कंट्रोलिंग पावर्स थे उस अथॉरिटी का नाम था एमआरटीपी कमीशन। बाद में कॉम्पिटिशन कमीशन ने एमआरटीपी कमीशन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। अब ये जो कॉम्पिटिशन कमीशन है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बिल्कुल कंपनी की तरह। तो आपको इसमें कंपनी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। इसका भी अपना परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि मेंबर्स के आने और जाने से सीसीआई के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन सील है जो सीसीआई के सिग्नेचर की तरह एक्ट करती है। सीसीआई में कितने मेंबर्स हैं? तो उसमें एक चेयरपर्सन है और बाकी 6 मेंबर्स हैं, यानी टोटल 7 मेंबर्स हैं। अब ये 7 मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीसीआई क्यों बनाई गई? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्लीज मार्क करना, इसमें 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है। कौन से 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है? तो इनकी ड्यूटी यह है कि पहला ऑब्जेक्टिव, पहला काम क्या है? एलिमिनेट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो इंडिया में अगर कोई भी ऐसी फर्म है जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिससे जो है हमारे कंपटीशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, कंपटीशन कम करके अगर कोई मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें रोका जाए, एलिमिनेट करो उनकी सारी ये हरकतों को। दूसरा, प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ावा देना। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखना। एंड चौथा है एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन मार्केट्स इन इंडिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब है कि आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहो आप कर सको जब तक कि वो लीगल है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप छोटी सी फर्म हो तो आप बिजनेस ना कर पाओ बिकॉज कोई बड़ी फर्म आपको नहीं करने दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए। कोई भी छोटी हो बड़ी फर्म हो, उन्हें बिजनेस करने का पूरा पूरा फ्रीडम है। तो ये फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, ये भी किसका काम है? सीसीआई का काम है। क्वेश्चन नंबर 13, the rate of interest that is offered by RBI when banks deposit their surplus funds with RBI for short period। तो जब बैंक्स अपने सरप्लस फंड्स आरबीआई के पास जमा कर देती है थोड़े से समय के लिए, तो आरबीआई उस डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट देती है उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ए बैंक रेट, बी रेपो रेट, सी रिवर्स रेपो रेट या डी कैश रिजर्व रेशियो। काफी सिंपल क्वेश्चन है और सबको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो रेट। Question number 14. Trading session is a period of time for which the stock market is open for trading for both the buyers and sellers. What is time slot of trading session? तो ट्रेडिंग सेशन उस टाइम पीरियड को कहते हैं जहां पे आप मार्केट स्टॉक मार्केट में खरीदी बेची कर सकते हैं। तो ये कितने बजे से कितने बजे तक का ये ट्रेडिंग सेशन होता है? ऑप्शन ए, सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक, बी 9 AM to 3 PM, सी 8:15 AM to 2:30 PM, डी 9:15 AM to 3:30 PM। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 9:15 AM to 3:30 PM। ठीक है, वैसे तो स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे से खुल जाते हैं, तो 9 बजे से जो 9:15 बजे तक का टाइम पीरियड होता है उस पीरियड को हम कहते हैं आपका प्री ओपनिंग सेशन। ठीक है, और उसके बाद 9:15 बजे से 3:30 बजे तक चलता है आपका ट्रेडिंग सेशन। क्वेश्चन 15, an order to buy or sell a share at a specified price is known as। तो अगर आप अपने स्टॉक ब्रोकर को ऑर्डर दे रहे हैं कि वो आपके लिए शेयर्स परचेज तो करे लेकिन आपने प्राइस बता दी, यानी कि मान लीजिए कि मैं अगर अपने स्टॉक ब्रोकर को ऐसा कहती हूँ कि आप मेरे लिए रिलायंस के 1000 शेयर्स परचेज करें, लेकिन परचेज तभी करना जब रिलायंस के प्राइसेस 300 रुपीज पर आ जाए या उससे कम हो जाए, तभी परचेज करना। तो अगर आप ऐसा स्पेसिफाइड प्राइस बता करके ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऐसे ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिमिट ऑर्डर। अगर आप ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ना बताएं, आप ऐसे कहें कि बस मुझे रिलायंस के 1000 शेयर्स परचेज करने, आप कोई प्राइस ही ना बताएं, तो फिर ऐसे ऑर्डर को क्या कहेंगे? तब ऐसे ऑर्डर को हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। ठीक है, तो क्यों इसको मार्केट ऑर्डर कहते हैं? क्योंकि अगर आप प्राइस नहीं बताएंगे तो आपका ब्रोकर जो है वो मार्केट प्राइस पे इसे परचेज करेगा, जो भी प्राइस चल रही होगी, जो भी करंट प्राइस चल रही होगी, रुकेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, using consumer buying history to select them for related offers is known as। तो अगर आप कस्टमर की जो बाइंग हिस्ट्री है उसका यूज करें उन्हें दूसरे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो ऐसी जो आपकी स्ट्रेटजी है इसे क्या कहते हैं? ए डबल सेलिंग, बी कन्वीनियंस सेलिंग, सी क्रॉस सेलिंग और डी रिलेटेड सेलिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस सेलिंग। ऑप्शन सी, क्रॉस सेलिंग। ठीक है, क्रॉस सेलिंग में हम यही करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर ने अभी अभी डिजिटल कैमरा खरीदा है तो आप उसे ये ऑफर देंगे कि आप मेमोरी कार्ड भी ले लो ना। तो आपको पता है कि उसने डिजिटल कैमरा खरीदा है, तो आप उस प्रोडक्ट के रिलेटेड एक दूसरा ऑफर उसको दे रहे हो आपकी सेल बढ़ाने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से, तो अगर किसी कस्टमर ने कार खरीदी है तो आप इसे इंश्योरेंस ऑफर करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए कस्टमर की बाइंग हिस्ट्री का यूज कर रहे हैं और उसे रिलेटेड प्रोडक्ट की ऑफर दे रहे हैं, तो ये आप इसको हम कहेंगे क्रॉस सेलिंग। 17 question, which among the following is not included in 3 additional P's of service marketing। ठीक है, तो सर्विस मार्केटिंग के जो 3 P's हैं उसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो इसमें है पीपल, प्रोसेस, पीपल, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस या फिजिकल एविडेंस। तो कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो इंक्लूडेड नहीं है प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल जैसा कोई भी P नहीं है, पीपल है, प्रोसेस भी है और फिजिकल एविडेंस भी इंक्लूडेड है उसमें। 18th question, dash marketing refers to exploitation of comparatively small segment by businesses that decide to concentrate their efforts। तो अगर आप ऐसा करते हो कि आप ब्रॉड मार्केट को टारगेट ना करके आप उस मार्केट के छोटे से सेगमेंट को ही अपना कस्टमर ग्रुप बनाने की कोशिश अगर करते हैं, तो ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आप क्या कहेंगे? ए निश मार्केटिंग, बी मिशन मार्केटिंग, सी विजन मार्केटिंग या डी लिमिटेड मार्केटिंग। तो इसका सही आंसर है निश मार्केटिंग। निश क्या होता है? तो देखो कई बिजनेस क्या करते हैं ना कि ब्रॉड मार्केट के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो छोटे से सेगमेंट के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए सेंसोडाइन, तो जो सेंसोडाइन प्रोडक्ट है वो कोई सभी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको सेंसिटिविटी का इशू है।
तो पूरे मार्केट से अलग है ना इन कस्टमर्स की डिमांड। बाकी सभी कस्टमर्स को तो कोई भी टूथपेस्ट चल जाएगा, लेकिन इनको वो स्पेसिफिक टूथपेस्ट चाहिए जो इनकी ये पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करे। तो कोई तो ऐसी कंपनी होगी ना जो इनकी इसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट बना रही है, वो ब्रॉड मार्केट के बारे में ना सोच के स्मॉल सेगमेंट के बारे में सोच रही है। तो अगर आपकी ये स्ट्रेटजी है तो आप इसे निश मार्केटिंग कहेंगे। 19th, ट्रिपल बॉटम लाइन फिलोसॉफी डज नॉट इंक्लूड। तो ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे हम बॉटम लाइन कहते हैं। तो ऐसे कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू टीबीएल फिलोसॉफी? तो इसमें अपन को बताना है कि कौन सा नहीं है। तो देखो, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस। तो आपको पता होगा टीबीएल में पीपल भी आता है, प्लैनेट भी आता है, प्रॉफिट भी आता है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आता। ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं आता। टीबीएल क्या कहता है? आपको अपने जितने भी लोग हैं, जो भी आपके साथ किसी भी बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके कस्टमर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके एम्प्लॉयज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो बिजनेस फिर लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर आप अपने कस्टमर्स को घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो, चीटिंग करते हो उनके साथ प्रॉफिट कमाने के लिए, आपका बिजनेस लंबा नहीं चल सकता। तो आपको लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लैनेट, आपको पता है प्लैनेट माने आपका एनवायरमेंट, तो आपको एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आपने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा, पोल्यूशन फैलाते रहे, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे वेस्ट करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, फिर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, सस्टेनेबल बिजनेस करना है, तो आपको लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लैनेट का ध्यान रखना पड़ेगा, और प्रॉफिट तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आपको प्रॉफिट तो जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप लॉसेस में हैं तो आप लंबे समय तक वैसे भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू टीबीएल फिलोसॉफी। परफॉर्मेंस इसका पार्ट नहीं है। Number 20, dash is a pricing strategy to charge low prices in order to discourage the potential new entrant to suppliers market. तो अगर आपकी ये स्ट्रेटजी है कि आप सबसे सस्ते दाम पे प्रोडक्ट बेचेंगे, और ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इतना सस्ता बेचो कि जितने भी कस्टमर्स है वो आपकी तरफ आ जाएं और आपके सभी कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में से बाहर जाना पड़े, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतना सस्ता बेच ही नहीं पाएंगे जितना आप सस्ता बेच रहे हो। अल्टीमेटली सारे कस्टमर्स आपकी तरफ आ जाएंगे और इन्हें मार्केट छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कोई सेल ही नहीं होगी, और नए भी नहीं एंटर करेंगे मार्केट में, क्योंकि नया भी जो अगर एंटर करता है तो वो क्या सोचेगा कि यार इतना सस्ता तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, तो छोड़ो, इस मार्केट में एंटर ही नहीं करना। तो जब आप ये करने की कोशिश कर रहे हो तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है? ए कहते हैं प्राइस स्किमिंग, बी प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग, सी बॉटम लेवल प्राइसिंग, और डी प्राइस सेंसिटिविटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग में आप एकदम लो लेवल पे प्राइसेस रखते हो, और इसकी अपोजिट स्ट्रेटजी होती है, इसकी अपोजिट स्ट्रेटजी है प्राइस स्किमिंग। प्राइस स्किमिंग में आप एकदम हाई लेवल पे प्राइसेस रखते हो। यूजुअली जब कंपनी कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करती है, काफी रिसर्च के बाद एक नया एकदम प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो किसी और ने अभी तक लॉन्च ही नहीं किया है, तो कंपनी स्टार्टिंग में प्राइसेस काफी हाई रखती है ना, बिकॉज उन्होंने इतना सारा R&D किया हुआ है, तो उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्राइसेस काफी हाई रखे जाते हैं। सेकंड इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि अभी तो कोई और कॉम्पिटिटर है भी नहीं मार्केट में, तो मोनोपोली भी है एक तरीके से, जब तक कोई ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च भी कर ले, तो वो टाइम का फायदा उठाने के लिए। और थर्ड, कंपनीज जो प्राइस स्किमिंग यूज करती है वो ये भी मानती है कि यूजुअली जो कस्टमर होता है वो हाई प्राइस के साथ हाई क्वालिटी को अटैच करता है। तो अगर कंपनी हाई प्राइस रखती है तो कस्टमर्स को यही लगेगा कि काफी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, तभी तो इतना महंगा है। तो इस तरीके के कुछ रीजंस होने के कारण कंपनी प्राइस स्किमिंग यूज कर सकती है। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी, आप बताएंगे रिसेंटली कौन सी ऐसी कंपनी है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका नाम आपके दिमाग में आ जाता है जब आप ये स्ट्रेटजी सुनते हैं? एकदम लो लेवल के प्राइसेस रखने वाली कौन सी कंपनी है जिसका नाम आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। 21, definition of Hindu under Hindu law does not include A Buddhist, B Sikh, C Muslim, and D Jain। तो इसका करेक्ट आंसर है मुस्लिम। तो जो हिंदू लॉ के अंदर हिंदू की डेफिनेशन है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन बना सकता है, तो कौन कौन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकते हैं? तो उसमें बेसिकली बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं और हिंदू। लेकिन उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं आते, याद रखना कौन इंक्लूड नहीं होता, तो उसमें मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन फैमिली इंक्लूड नहीं होती हिंदू की डेफिनेशन में। बुद्धिस्ट, सिख, जैन और पारसी इंक्लूड होते हैं।
Question 22. Which of the following is included in the organic objectives of business? A. Economic value added. B. Community support during calamities. C. Preservation of air, water and soil quality. D. Survival. तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, सर्वाइवल। देखो, जो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं उसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक यही होते हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाना, सारे मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स, वो आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है ये आपका मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। कम्युनिटी सपोर्ट ड्यूरिंग कलामिटीज, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उनकी तरफ भी तो हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, तो सोसाइटी के लिए स्कूल बनवाना, कॉलेजेस बनवाना, उनको अगर कलामिटी हो गई है तो सोसाइटी में कुछ सपोर्ट करना, जिन जिन लोगों की बुरी स्थिति हुई है उसका कलामिटी की वजह से उनकी हेल्प करना, तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी, ये हमारे इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो बिजनेस की ड्यूटी ये भी बनती है कि वो प्लेनेट की रक्षा करे, इन्वायरमेंट की रक्षा करे, पोल्यूशन ना फैलाए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का सोच समझ के इस्तेमाल करें। तो ये आपका इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव है। और ये जो डी है ये आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। याद रखेंगे ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में आपके 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। पहला तो यही है आपका सर्वाइवल। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक है आपका सर्वाइवल, तो हर बिजनेस सबसे पहले तो यही कोशिश करता है कि वो सर्वाइव ही तो कर ले, प्रॉफिट तो बात की बात है। पहले तो इतना कंपटीशन है आजकल मार्केट में कि सर्वाइवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन गया है। सर्वाइवल के बाद आपका आता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ठीक है। अब कोई बिजनेस सिर्फ टिके नहीं रहना चाहता, वो आगे बढ़ना भी चाहता है। तो हर बिजनेस की इच्छा होती है कि भाई और प्रोडक्ट बेचें, और नए मार्केट में जाएं, और कस्टमर्स को ऐड करें। ये ग्रोथ एंड एक्सपांशन। और तीसरा होता है आपका हेल्थ। हेल्थ में क्या आता है? देखो, कोई भी कंपनी क्या करती है, भाई चलो हमने सर्वाइव कर लिया, ग्रोथ कर लिया, फिर हमें स्टेबिलिटी भी तो चाहिए ना। हमें ये भी तो देखना है कि हम आगे भी हमारी हेल्थ अच्छी रहे, यानी कि हम आगे भी बने रहें, टिके रहें। ऐसा ना हो कि हमने अगर तैयारी नहीं करी तो आगे हम डूब जाएं। तो हेल्थ में कंपनी क्या करती है? तैयारी करती है लॉन्ग टर्म तक टिके रहने की। तो उसमें कंपनी क्या करेगी, भाई रिजर्व बना लिए, अपने एम्प्लॉइज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा, अपनी मशीन्स का रेगुलर रिपेयर वगैरह करवाते रहते हैं, ताकि कंटिन्यूस बेस पे सब कुछ चलता रहे, हेल्दी स्मूथली चलता रहे सब कुछ। तो इन सब के लिए जो आप करते हो ना, स्मूथली चलता रहे और आप लॉन्ग टर्म तक चलते रहे, वो सब किसमें आते हैं? हेल्थ में। तो ये 3 आपके ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। 23, द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज न्यूमेरिकली डोमिनेटेड बाय, यानी कि हमारे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज्यादा नंबर कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का है? कहते हैं ए प्राइवेट लिमिटेड, बी पब्लिक लिमिटेड, सी 1% कंपनी एंड डी सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब है ना, बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे बताऊं? सबसे पहले जल्दी से टिक कर लेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि सही आंसर है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अब वैसे तो सबसे ज्यादा सोल प्रोप्राइटर ही है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट सेक्टर, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन से सबसे ज्यादा है नंबर वाइज अगर हम देखें तो वो प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका सोल प्रोप्राइटरशिप आता ही नहीं है। और 1% कंपनी तो अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये तो अभी इतना ज्यादा, अभी तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ठीक है। तो ये तो रिसेंट कॉन्सेप्ट है, तो इतना ज्यादा क्या है कि अभी तक नहीं डेवलप हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज रिगार्डेड एज एन इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें ऑप्शंस है ए प्राइवेट लिमिटेड, बी सोल प्रोप्राइटरशिप, सी 1% कंपनी और डी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सबसे इजी है बनाना, आपको पता है, ठीक है। आप अकेले कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर ले, हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। और ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस भी माना जाता है, इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट कौन सा है? आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। 25, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, एम टू बिजनेस, एम ऑफ बिजनेस, इसमें ऑफ आएगा, एम ऑफ बिजनेस इज टू डैश एंड डैश। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ड्रकर ने जो कहा है वो इंपॉर्टेंट ही होता है। ऑप्शन ए क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर, बी क्रिएट एंड रिटेन कंज्यूमर, सी क्रिएट एंड रिटेन प्रॉफिट्स, डी क्रिएट एंड रिटेन वेल्थ। तो अभी देखो इसमें क्या हो गया कि इसमें एक तो पक्का होगा कि ये जो है वो क्रिएट ही आएगा, ये तो क्रिएट ही आएगा क्योंकि इसमें सब में क्रिएट है, तो अब ये तो लॉजिक है। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें दूसरे में क्या भरें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कस्टमर, ठीक है। कंज्यूमर नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक बात खाली याद रखना, इसमें कस्टमर आएगा, कंज्यूमर नहीं आएगा, ठीक है।
और ये प्रॉफिट भी नहीं है। प्रॉफिट सबको लगेगा कि भाई हाँ बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए बनी है तो प्रॉफिट ही होना चाहिए, पर वो नहीं है, वेल्थ भी नहीं है। पीटर ड्रकर क्या कहते हैं, तुम अपने कस्टमर को संभालो, अगर कस्टमर तुम्हारे साइड है तो प्रॉफिट तो मिलना ही है, वेल्थी तो तुम होने ही हो, कस्टमर का केयर करो। 26 in a dash response business just managed to survive by coping with their changing external environment. Dynamic, least resistance, proceed with caution या none of the above। तो इसमें सही आंसर है आपका लीस्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन बी। ऐसा क्यों? तो ये जो तीनों है ना, डायनेमिक, लीस्ट रेजिस्टेंस और प्रोसीड विद कॉशन, ये तीनों स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है। अब इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कशन किया हुआ है अपनी वीडियोस में, थोड़ा सा सिर्फ बता दूं कि जो डायनेमिक होते हैं ना, डायनेमिक बिजनेसेस, ये तो ऐसा मानते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हम एनवायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, इतने इनमें क्या होती है, ताकत होती है। जो प्रोसीड विद कॉशन वाले होते हैं, ये बिल्कुल क्या कहते हैं कि इसे फूक फूक के कदम रखने वाले। अब ये ऐसा मानते हैं कि एनवायरमेंट तो कंटिन्यूसली चेंज होता ही है, तो क्यों ना हम पहले से एनवायरमेंट को प्रिडिक्ट करने और तैयार हो जाए। भाई अगर ये ऐसा मानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले से ही तैयार हो जाओ, पहले से प्रिडिक्ट कर लो एनवायरमेंट में क्या होने वाला है और तैयारी कर लो। लीस्ट रेजिस्टेंस, इसको मैं कहूंगी एकदम लेजी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है कि इन्हें तो बस ऐसा कुछ मोटिवेशन ही नहीं होता कि भाई चलो पहले से तैयारी कर लें, ऐसे कर लें। ये उस तरीके के लोग हैं, जब हो गया ना तब देखेंगे। तो ये बस सरवाइव करते हैं, एनवायरमेंट चेंज हो जाता है ना तो उसके बाद ये सोचते हैं अरे अभी क्या करें, अभी क्या करें, बस कोप अप करते हैं। ठीक है, बस लेजी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन एकदम। 27 डैश ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरमेंट, मार्केटर, कस्टमर, कंज्यूमर या फिर प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर है आपका कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो है वो माना जाता है इस किंग ऑफ मार्केट। मार्केटिंग एनवायरमेंट में जो भी मार्केटर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कंज्यूमर को चाहिए क्या, और उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही जो है वो सारी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर होती है। तो कंज्यूमर जो है वो सेंटर पॉइंट है मार्केट का। क्वेश्चन 28, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज अलाउड इन विच सेक्टर, कौन से सेक्टर में एफडीआई अलाउड है? ए लॉटरी बिजनेस, बी चिट फंड्स, सी निधि कंपनी एंड डी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन। तो इसमें डी है, टी प्लांटेशन आपका करेक्ट आंसर है। लॉटरी बिजनेस में, चिट फंड्स में, निधि कंपनी में एफडीआई अलाउड नहीं है। और ये जो एफडीआई वाला क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप पढ़ के जाएंगे। 29 विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, तो ऐसी कौन सी संस्था है जिन्होंने प्लानिंग कमीशन जो है उसे रिप्लेस कर दिया है इंडिया में? ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी दृष्टि आयोग एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये जो रिप्लेसमेंट हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 2005। ठीक है, ये सब आपको याद नहीं रखना है वैसे, ये फुल फॉर्म और ये टाइम ये आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई, एसबीआई के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ए रजनीश कुमार, बी अमिताभ चौधरी, सी आदित्य पुरी या डी संदीप बख्शी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रजनीश कुमार। ठीक है, सो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है, वो भी आप पढ़ लें। रजनीश कुमार एसबीआई के एमडी हैं इस वक्त, और एसबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, और एसबीआई का जो विजन है वो है माय कस्टमर फर्स्ट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि माय कस्टमर फर्स्ट किसका विजन है, तो ये एसबीआई का विजन है, और एसबीआई देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है। अमिताभ चौधरी जो है वो एक्सिस बैंक के एमडी है, और एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है और हमारे देश की 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। आदित्य पुरी ये मैनेजिंग डायरेक्टर है एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक हमारे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। संदीप बख्शी ये आईसीआईसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आईसीआईसीआई हमारे देश की 2nd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 31 सेव मनी लिव बेटर, ये कौन सी कंपनी का स्लोगन है? सेव मनी लिव बेटर कौन सी कंपनी का स्लोगन है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी बजाज ऑटो, सी वॉलमार्ट या डी नेस्ले। तो इसका सही आंसर है सी वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के बारे में आप कुछ और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ले लें। वॉलमार्ट एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है
ये बेसिकली रिटेल बिजनेस है, यानी कि ये जो है वो रिटेल स्टोर्स हैं, इनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, मल्टीनेशनल है, कई सारे देशों में इनके रिटेल स्टोर्स हैं। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर आते हैं? यूएसए में ही आते हैं। कहाँ पे? आर्कनसा में। आर्कनसा में इनके जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है हेडक्वार्टर्स के ऊपर। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अगर हम रिवेन्यू के एंगल से देखें, अगर हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट। तो ये भी एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है। और इंडिया में इनका फर्स्ट स्टोर कहाँ खुला था और कब खुला था? तो इंडिया में इनका फर्स्ट स्टोर खुला था अमृतसर में। कब? मई 2009 में। इसके अलावा जो क्वेश्चन में बजाज ऑटो और नेस्ले हैं, इसके बारे में भी मैंने 2 लाइनें लिखी हैं यहाँ पर। तो बजाज ऑटो ने रिसेंटली अपनी टैगलाइन चेंज की है और अब उनकी टैगलाइन है द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन। ये नोट कर लेना, वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन बजाज ऑटो की टैगलाइन है। इसके अलावा नेस्ले की टैगलाइन, ये तो सबको पता होगा, गुड फूड गुड लाइफ, नेस्ले की टैगलाइन है। क्वेश्चन नंबर 32, what was the full form of Wipro at its incorporation on 29 दिसंबर 1945? तो जब विप्रो का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, और आप इनकॉर्पोरेशन की डेट भी नोट कर लेंगे, आजादी के पहले इनकॉर्पोरेशन हो चुका था दिसंबर 1945 में, 29 दिसंबर। तो तब इसका फुल फॉर्म क्या था? विप्रो, विप्रो तो अभी बना है, पर स्टार्टिंग में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो रियल नेम क्या था, वो क्वेश्चन है। ए है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, बी वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सी विल इंस्पिरेशन पावर राइट एंड ऑर्डर, डी वेस्टर्न इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? विप्रो का फुल फॉर्म क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। देखो बहुत सारे बच्चे शायद ही इस आंसर तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी विप्रो आपको पता है कि वो आईटी सेक्टर में है, और ये जो फुल फॉर्म है वो क्या बता रहा है कि पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल का बिजनेस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि पहले जो विप्रो का बिजनेस था वो यही था। पहले इनिशियल बिजनेस क्या था विप्रो का? यही था, वेजिटेबल एंड रिफाइंड ऑयल का काम करते थे। और इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था कहाँ पे? अमलनेर, महाराष्ट्र में। बाद में आईटी बिजनेस में वो कब गए हैं? 1980 में। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 35 इयर्स इन्होंने जो है वो वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल का ही काम किया। 1980 में वो कहाँ गए? अब 1980 से फिर अब तक वो आईटी बिजनेस में है। और ये मैंने आपको बता दिया, ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, इनका बिजनेस क्या है? अभी यही है, आईटी कंपनी है ये। और इसके जो प्रेजेंट सीएमडी हैं, यानी कि सीएमडी मतलब क्या होता है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन है इनके? अजीम प्रेम जी हैं। और विप्रो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। ठीक है, तो इतनी बातें आप, एडिशनल बातें आप नोट कर लें यहाँ पे। 33, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लोकेटेड? तो हेडक्वार्टर्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया, बी आर्कनसास, सी वॉशिंगटन, और डी है आपका न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर है वॉशिंगटन, यूएस। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ और बातें भी नोट कर लें। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये भी आईटी सेक्टर में है। इसके फाउंडर्स थे बिल गेट्स और पॉल एलन। ये कंपनी कब बनी थी? 4 अप्रैल 1975 में बनी थी। और जब ये कंपनी बनी थी तब इसके फर्स्ट सीईओ कौन थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे? बिल गेट्स ही थे। और इनके प्रेजेंट सीईओ कौन है? सत्या नडेला। ठीक है, सत्य नडेला जो है वो इनके, सत्य नडेला जो है वो इसके प्रेजेंट सीईओ हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके प्रेजेंट सीईओ कौन है और पहले सीईओ कौन थे, और ये कहाँ की कंपनी है। इसके अलावा जो हमारे चैप्टर नंबर 3 में 9 जो आपकी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मैंने उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आपके लिए नोट कर दिए हैं, तो आप याद रखेंगे। देखो, न्यूयॉर्क में आपके 3 कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, 2 कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। एक तो अमेरिकन एक्सप्रेस है और दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये 2 कंपनी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। फिर ये जो डॉशे बैंक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आपके फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में है। ये तो बिल्कुल अलग ही चल रहा है। फिर स्विट्जरलैंड में किसके हेडक्वार्टर्स है? नेस्ले के हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है। वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स हैं। कैलिफोर्निया, यूएस में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? 3 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया में, इंटेल, एचपी और एप्पल। और आर्कनसा में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? तो वॉलमार्ट में, वॉलमार्ट के। ठीक है, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट का तो आप बहुत इजीली याद रख सकते हो।
थोड़ा ऐसे फनी ट्रिक से कि जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो हमारे कपड़े जो है वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वॉश करने से कपड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे आपको वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर्स है वो लर्न हो जाएगा। इसके अलावा आप ये दो कंपनीज का भी लर्न कर सकते हैं। कैसे? आप इस तरीके से स्टोरी बना सकते हैं कि अगर आपको न्यू बिजनेस मशीन चाहिए तो आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 3 वर्ड्स हैं उससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा। न्यू से न्यूयॉर्क, अगर आपको न्यू बिजनेस मशीन चाहिए, बिजनेस मशीन आने के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आने IBM, तो आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका से क्या होगा? अमेरिकन एक्सप्रेस। तो आपको न्यूयॉर्क के जो हेडक्वार्टर्स है वो भी लर्न हो जाएंगे। ये जो डॉशे बैंक है इसका तो बिल्कुल ही अलग ही है, जर्मनी। इसका नाम से आपको पता चल जाएगा, अटपटा सा नाम है इनका, तो उसका जर्मनी में ही है। नेस्ले का तो आप सबको पता ही होना चाहिए नेस्ले का, क्योंकि हमारी फेवरेट मैगी जो है वो नेस्ले का प्रोडक्ट है। और मैगी खाकर भी हमें उतना ही आनंद आता है जितना हमें स्विट्जरलैंड की सैर में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने ज्यादा बोल दिया बट आपको लर्न करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन मैगी खाकर उतना ही आनंद आता है जितना स्विट्जरलैंड की ट्रिप पे। तो नेस्ले का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। फिर कैलिफोर्निया के लिए आप ये 3 कंपनीज का हेडक्वार्टर लर्न कर सकते हैं एक स्टोरी बनाकर। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपको अच्छी एप्पल पाई चाहिए, अगर आपको अच्छी एप्पल पाई चाहिए तो वो आपको कल ही मिलेगी। तो आपको वो कली कली CALI कैली है वैसे वो, पर आप ऐसे स्टोरी के लिए कल ही मिलेगी। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उसको हमें ना इंटेलिजेंटली हाई प्रेशर पे पकाना पड़ता है। तो आप इस तरीके से एकदम स्टोरी है बस ये, कि अगर आपको अच्छी एप्पल पाई चाहिए तो आपको कल ही मिलेगी। कल ही से क्या हो गया? कैलिफोर्निया। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको हमें इंटेलिजेंटली, तो इंटेल हो गया इंटेलिजेंटली हाई प्रेशर पे, तो HP पकाना पड़ता है, तो आप अच्छी एप्पल पाई बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये। और आर्कनसा में क्या है कि आर्कनसा में वॉलमार्ट के हेडक्वार्टर्स। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 34, विच गैस कंपनी ओन्स द इंडियाज लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क? गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गेल इंडिया। गेल इंडिया क्या है कि ये एक, आपको पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड अथॉरिटी है। ये एक स्टेट अथॉरिटी, स्टेट ओन्ड जो है वो बिजनेस है। और इनके पास क्या है कि लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क है इंडिया में इनका। इसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था? तो अगस्त 1984 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था। इसके प्रेजेंट अगर हम CMD की बात करें तो वो रिसेंटली चेंज हुए हैं, इसको आप नोट करेंगे। इनके जो प्रेजेंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्लीज नोट करना, वो अभी मनोज जैन है। इस कंपनी को महारत्न स्टेटस भी मिला हुआ है। और वो कब मिला था इनको? 1 February 2013 में महारत्न स्टेटस भी मिला है। अब जो गैस, ये जो गेल इंडिया है इसका पहले नाम क्या था? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इनका पहले नाम था, जो अब बदल करके क्या हो गया? गैस इंडिया लिमिटेड हो गया। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इनका बिजनेस क्या है? ये नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इनका मेन बिजनेस है, नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इनका इनकॉर्पोरेशन ईयर वगैरह आप सब कुछ यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच फार्मा कंपनी हैज स्लोगन केयरिंग फॉर लाइफ? तो केयरिंग फॉर लाइफ ये कौन सी फार्मा कंपनी का स्लोगन है? डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन इंडिया, सिप्ला और सन फार्मा। तो ये स्लोगन है सिप्ला का। ठीक है, अब सिप्ला लिमिटेड जो है, ये जब बनी थी तब इसका नाम सिप्ला नहीं था, नाम काफी बड़ा था जिसको बाद में कंप्रेस करके सिप्ला बना दिया गया। तो पहले नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो सिप्ला का पहले नाम था द केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, C से है केमिकल, I से इंडस्ट्रियल, P से है फार्मास्यूटिकल और L से है लेबोरेटरीज। ठीक है, तो सिप्ला LA से है लेबोरेटरीज। और ये कंपनी किसने बनाई थी? तो फाउंडर कौन थे? तो ख्वाजा अब्दुल हमीद। ये कंपनी कब बनी थी? आजादी के पहले बनी थी 1935 में। और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? सिप्ला के मुंबई में है। और अगर हम इनके प्रेजेंट CEO MD की बात करें तो वो है उमंग बोरा। उमंग बोरा जो है वो इनके प्रेजेंट CEO और MD हैं इस वक्त। और अगर कोई हमसे पूछे कि इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी कौन सी है इस वक्त, तो वो है डॉक्टर रेड्डीज। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज जो है वो अभी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। 36, साइकोलॉजिकल मोटिव बिहाइंड प्रोफेशन इज? A इकोनॉमिक अचीवमेंट, B सर्विस टू क्लाइंट, C लाइवलीहुड या D प्रॉफिट। तो जब आप
प्रोफेशनल बन जाते हैं ना, जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तब आपका मेन मोटिव क्या होता है, साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है, तो वो होता है आपका बी, सर्विस टू क्लाइंट। देखो आप सभी को ऐसा लगेगा कि प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो हमारा मेन मोटिव यही होता होगा कि हम इकोनॉमिक अचीवमेंट, बहुत से ज्यादा हम पैसा कमाएं या फिर प्रॉफिट, तो ये नहीं होते इसके ऑब्जेक्टिव। मेन हमारे लिए क्या होते हैं कि सर्विस टू क्लाइंट। तो एक प्रोफेशनल काफी ज्यादा उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आप अपने प्रोफेशन की जो नाक है उसको बचा करके चलें, अपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छी सर्विस दें, और अच्छी सर्विस को क्लाइंट देंगे अगर, तो फिर आपको प्रॉफिट तो वैसे ही मिलना है, ठीक है। सो एक प्रोफेशनल के लिए उसकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको आपका मेन मोटिव यही होता है कि आप बहुत अच्छी अपने सर्विस दे क्लाइंट को, ताकि वो आपका लॉयल क्लाइंट बना रहे। 37 क्या है, डैश इज द लोन सर्वाइविंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट, ए आईडीबीआई, बी आईसीआईसीआई, सी आईएफसीआई और डी है सिडबी। तो ऐसी कौन सी इनमें से है बैंक जो कि हमारी इकलौती अभी क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है आईएफसीआई। आईएफसी क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये कब बनी थी, 1948 में। देखो ये जो बाकी ऑप्शन दिए हुए ना, ये अभी क्या बन गए, कमर्शियल बैंक बन गए, ठीक है। पहले ये भी डेवलपमेंट बैंक थे, बट बाद में ये कमर्शियल बैंक बन गए, ठीक है। सो आईएफसीआई है, वो पहले भी डेवलपमेंट बैंक था और अब भी डेवलपमेंट बैंक ही है। डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक में फर्क होता है, ये जो कमर्शियल बैंक होती है वो कस्टमर को लोन दे भी सकती है और उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर सकती है, जबकि डेवलपमेंट बैंक ऐसा नहीं करती, वो लोन्स तो देती है लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो वो आईएफसीआई है, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। आईसीआईसीआई का भी आप फुल फॉर्म देख लो, वो पहले डेवलपमेंट बैंक ही था, फुल फॉर्म था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बना था, 1955 में। उसके बाद आईडीबीआई है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बना था 1964 में। सिडबी जो है वो तो 1990 में बना था, इसका फुल फॉर्म है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिशनल आपके लिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, नाबार्ड। नाबार्ड बना था 1982 में, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बना था नाबार्ड, 1982 में, जो कि जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक और बात याद रखेंगे कि जो सिडबी है वो आईडीबीआई का ही पार्ट था पहले, उसे बाद में अलग कर दिया गया, ठीक है, 1990 में। तो ये आईडीबीआई में से ही निकला है। ओके 38 सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ट्रेंड रिलेट टू व्हाट, ट्रेंड क्या होते हैं, ए हैपनिंग ऑफ इवेंट इन अ इंटरनल एनवायरनमेंट, बी ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इवेंट, सी डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप, या डी नन ऑफ द अबव। तो ये आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का है, इन्वायरमेंट एनालिसिस, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का क्वेश्चन है ये, कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जब हम करते हैं तो कौन से फैक्टर्स की करते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे उसमें, एक तो था इवेंट, अगर कोई एक घटना घटती है तो आप उसे इवेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आपका जो है वो गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्स बढ़ा दी, तो ये घटना है, इसे आप इवेंट कहते हैं। जब अगर कोई घटना अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है एक ही डायरेक्शन में, तो वो ट्रेंड बन जाती है, तो सिमिलर इवेंट है, बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये देखते हो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, फिर आपने देखा अभी नेक्स्ट मंथ भी बढ़ी, फिर आपने देखा अरे नेक्स्ट मंथ और बढ़ी, फिर बढ़ी, तो यहाँ पे क्या है कि सेल जो है वो एक इवेंट है, सेल का इंक्रीज होना एक इवेंट है, और अगर वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, तो ये जो ग्रुप ऑफ इवेंट बन गए इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेंड कहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ट्रेंड ही होगा, ठीक है। और जो सी है वो क्या है, डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप को अपन कहते हैं एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है ये, तो ये एक्सपेक्टेशन है। 39 the price at which the holder of option can buy in case of call option and sell in case of put option if the option is executed। तो उस प्राइस को हम क्या कहते हैं जिसपे ऑप्शन होल्डर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन कॉस्ट या एग्जीक्यूशन प्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्ट्राइक प्राइस। देखो डेरिवेटिव्स के ऊपर कॉल पुट ऑप्शन समझाते हुए मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है कंप्लीट, मैंने आपको एग्जांपल से इस टॉपिक को समझाया हुआ है। ये टॉपिक वैसे समझने में थोड़े क्रिटिकल है, तो आप प्लीज उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कंपनीज डैश एक्टिविटी। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? ए अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सी इकोनॉमिक एक्टिविटी या डी चैरिटेबल एक्टिविटी। तो आपको अच्छे से पता है ये कौन सा आंसर होगा इसका, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, सी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं हुई ना, क्योंकि आपने सामने पैसे दिए हैं और आप सामने कुछ लोगे। आप जब किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो कोई चैरिटी के लिए आपने नहीं किया कि बहुत पैसे पड़े चलो उस कंपनी को दे दो। यू इन्वेस्ट विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग समथिंग इन रिटर्न। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक नहीं है, अनप्रोडक्टिव भी नहीं है। अनप्रोडक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेटली आपको इसमें से कुछ रिटर्न मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि पैसे आपने जो है वो डस्टबिन में डाल दिए कि कुछ कुछ फायदा ही नहीं हुआ। डेफिनेटली प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, ठीक है। चैरिटेबल भी नहीं है, बता दिया मैंने आपको, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वाकई में आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए और भी बनाती रहूं। थैंक यू सो मच।